आप सबों का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की छठी क्लास में बैठे हुए हैं और अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट करीब करीब समाप्त होने वाले हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसको इस क्लास में कैसे ले आके रख सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक करंट लूप है। मान लीजिए ये लूप L1 इसका सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट है। मान लीजिए कि इसमें एक करंट I1 जाती है और वो चेंज होती है। ध्यान दीजिएगा, इसमें करंट I1 जाती है और वो चेंज होती है, तो आप कह सकते हैं कि फ्लक्स φ1 विल बी इक्वल टू L1 I1। मैंने आपको पहले बताया था। और अगर ये करंट चेंज होती है तो आप कह सकते हैं EMF बराबर L1 di1 बाई dt। तो इस करंट में चेंज की वजह से इस कॉइल में एक EMF आया, उस EMF ने इस करंट के चेंज को अपोज किया। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस करंट की वजह से इस लूप के अंदर से फ्लक्स आता है और जब ये करंट चेंज होती है तो इस लूप के अंदर से फ्लक्स चेंज होता है और फैराडे लॉ के हिसाब से इंडक्शन होता है। अब आगे ध्यान देते हैं। मान लीजिए इस लूप के बगल में एक और लूप है, इससे कोई कनेक्शन नहीं है, थोड़ी दूरी पे है। तो क्या आप कह सकते हैं कि यहां जो फ्लक्स आ रहा था उस फ्लक्स का एक हिस्सा यहां भी आता होगा? ये ठीक है, पूरा नहीं आता है, पूरा तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा यहां पे आ रहा है। तो ये जो थोड़ा सा फ्लक्स आ रहा है इस कॉइल के अंदर, दूसरी कॉइल के अंदर, आप कह सकते हैं कि ये वाला फ्लक्स φ2 है, मतलब फ्लक्स इन द 2 ड्यू टू करंट इन द 1। तो जब कोई कॉइल में करंट देते हैं तो उसका मैग्नेटिक फील्ड पूरी दुनिया में फैल जाता है और इसी की वजह से आसपास रखी हुई दूसरी कॉइल्स में से भी फ्लक्स गुजरता है। अगर ऐसा है तो फिर निश्चित रूप से यहां भी फ्लक्स हुआ है, इस करंट पर डिपेंड है। सो फ्लक्स φ21 ये वाला क्या कह सकते हैं कि इस करंट पर डिपेंड करेगा? हाँ, ये करंट बढ़ेगी तो ये फ्लक्स बढ़ेगा। अब ये ज्यादा होगा तो जाहिर है कि वो वाला पार्ट भी ज्यादा होगा। सो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फ्लक्स φ21 डिपेंड्स ऑन द I1, मतलब फ्लक्स इन द 2 ड्यू टू 1 इज ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द 1 करंट 1। सो हम लोग इसको डिफरेंशिएट अगर कर दें और सबसे पहले तो यहाँ पे एक हम लोग कोफिशिएंट लिख लें M21 I1। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट आया, जैसे यहाँ पे L आया था वहां पे M21 आया। M21 क्यों आया? क्योंकि दो कॉइल हैं भाई, पहले तो सिंगल थी, अब दो कॉइल हैं। तो ये जस्ट एक नंबर है, एक ज्योमेट्रिकल फैक्टर है ना। तो इसको आप थोड़ा सा अगर देखेंगे, ये करंट चेंज होगी तो ये फ्लक्स चेंज होगी, तो ये फ्लक्स चेंज होगी तो इसमें भी EMF आएगा। और इस वाली EMF को आप कह सकते हैं E21। EMF इन द 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू M21 di1 बाई dt। ये क्या है? ये साफ साफ देखिए, इसको हम लोग जरा सा फिर से पढ़ लें कि क्या हुआ था। जब हमने इस कॉइल में करंट दी और चेंज किया तो इस कॉइल ने एक EMF बना करके इस करंट के चेंज को अपोज किया। इस फेनोमेनन को हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। सेल्फ इंडक्शन माने खुद के अंदर होने वाली करंट के चेंज को अपोज करना। लेकिन अब साथ साथ ये देखते हैं कि इसका फ्लक्स तो इसमें से भी जाता है, तो इस फ्लक्स के चेंज होने से अगर ये करंट चेंज होगी तो ये फ्लक्स चेंज होगा और इस फ्लक्स के चेंज होने से यहां पर भी EMF आएगा, मतलब पड़ोसी कॉइल्स में भी EMF आएगा। वो वाला जो फेनोमेनन है, ये वाला जो EMF है, इस EMF से जो फील्ड बनेगी वो भी इस फ्लक्स को अपोज करेगी, मतलब इस करंट को अपोज करेगी, सब एक साथ अपोज करेंगे। तो इस वाले कॉइल में जो EMF आई है इस फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए, उस फेनोमेनन को हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन इज ए फेनोमेनन इन विच अ कॉइल अपोजेस द चेंज इन द करंट इन अनदर कॉइल, दूसरी कॉइल में। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप अपने घर में काफी जोर जोर से म्यूजिक बजा रहे हैं, तो जोर जोर से म्यूजिक बनाएंगे तो घर का माहौल चेंज हो जाएगा, तो आपकी मम्मी आएंगी और आपको रोकेंगी। ये क्या हुआ? सेल्फ इंडक्शन हुआ। आपकी मम्मी को अच्छा नहीं लगा म्यूजिक, इसलिए उन्होंने आपकी म्यूजिक को रोका। ये हो गया सेल्फ इंडक्शन। लेकिन पड़ोसी के घर भी तो आवाज जाती है,
तो पड़ोसी के घर जो आवाज जाती है तो पड़ोसी की मम्मी भी नाराज होंगी और पड़ोसी की मम्मी भी आपको कहने आएंगे कि आप म्यूजिक न चलाएं। तो ये पड़ोसी की मम्मी जो आई है कहने के लिए, ये है म्यूचुअल इंडक्शन। इसका कारण ये होता है कि जब फ्लक्स बनती है ना, तो इस कॉइल में भी बनती है और बगल की कॉइल में भी जाती है, तो बगल की कॉइल भी रिएक्ट करती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे साउंड पर आपकी मम्मी रिएक्ट करती है, उसी साउंड का कुछ हिस्सा पड़ोसी के यहाँ भी जाता है, इसीलिए पड़ोसी की मम्मी भी रिएक्ट करती हैं और दोनों का रिएक्शन एक जैसा हो सकता है। दोनों ही आपका म्यूजिक बंद करना चाहती हैं। तो एक कॉइल के द्वारा अपने ही करंट में चेंज को अपोज करना, इट इज सेल्फ इंडक्शन, और एक कॉइल के द्वारा पड़ोसी कॉइल में होने वाले करंट में चेंज को अपोज करना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। और इसका कारण है कि जिस प्रकार से फ्लक्स अपने थ्रू गुजरता है, उसी तरह से फ्लक्स दूसरी कॉइल के थ्रू भी गुजरता है। तो यहां पर फॉर्मूला हम लेंगे, EMF in the 2 due to 1 is equal to M21, ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है, जैसे कि यहां पर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। इसका भी यूनिट वगैरह सेम होता है, डिफिनीशन भी एक ही जैसा होता है, और इनटू di1/dt। तो कोई कहेगा कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन M21 होगा, जैसे L1 का डिफिनेशन आपने दिया था, फ्लक्स इन द वन बाय करंट इन द वन, ऐसा था। लेकिन म्यूचुअल वाले मामले में तो दो दो लोग हैं, सो हम कहेंगे फ्लक्स इन द 2 ड्यू टू 1, फ्लक्स इन द कॉइल 2 ड्यू टू 1 ड्यू टू करंट इन द वन पर यूनिट करंट इन द वन। करंट एक में देना है, फ्लक्स दूसरे में नापना है। उसी तरह से अगर इस कॉइल में करंट दें तो इसमें वही हाल होगा, इसलिए हम इस तरफ से जो कोफिशिएंट होगा उसको ऐसे लिखेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन 1-2 is equal to flux in the 1 due to current in the 2 by current in the 2। ये दोनों साइड से होता है। अगर आपके घर में म्यूजिक की आवाज पड़ोसी के घर में जाती है और पड़ोसी की मम्मी नाराज होती हैं, तो अगर पड़ोसी म्यूजिक बजाए तो निश्चित रूप से साउंड आपके घर में भी आएगा और आपकी मम्मी भी नाराज होंगी। तो इसीलिए इसको म्यूचुअल कहा जाता है। दोनों ही कॉइल्स फ्लक्स को शेयर करती हैं, एक में फ्लक्स बनेगा तो दूसरी में भी जाएगा, दूसरी में फ्लक्स बनेगा तो पहली में भी जाएगा। इसीलिए वो दोनों कॉइल्स एक दूसरे के फ्लक्स के चेंज को अपोज करती हैं, और इस फेनोमेनन को हम कह सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखिए फॉर्मूले जो है ऑलमोस्ट सेम है, खाली इस म्यूचुअल वाले में दो कॉइल्स यहाँ पे रिलेट हो गई हैं और कुछ नहीं है। ये I2, 1-2, 2-1 वगैरह ये सब आइवाश है, आप इसको छोड़ दें। EMF जिस कॉइल में लीजिएगा, करंट उस कॉइल का मत लीजिएगा। मतलब करंट लीजिएगा फर्स्ट कॉइल में तो EMF सेकंड कॉइल में आएगा, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन हो गया। और करंट जिस कॉइल में है उसी कॉइल में आप फ्लक्स लीजिएगा, तो उसी कॉइल में EMF लीजिएगा तो वो सेल्फ इंडक्शन होगा। तो सेल्फ मतलब सेल्फ, म्यूचुअल माने एक दूसरे का। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ज्योमेट्रिकल चीजें हैं, जैसे L एक ज्योमेट्रिकल फेनोमेनन है। आपको मैंने बताया कितनी बड़ी कॉइल है, कितनी लंबी चौड़ी है, कितने टर्न्स हैं, इस पे डिपेंड करता है। उसी प्रकार ये जो म्यूचुअल इंडक्शन 2-1 है, ये भी इन दोनों के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है कि कितना फ्लक्स लिंक है, इस पर M21 डिपेंड करता है। अगर कॉइल्स एकदम नजदीक हैं तो ये काफी ज्यादा होगा। अगर दोनों जो लूप्स हैं इनके डायरेक्शन एकदम ऐसा है कि पूरी फ्लक्स लिंक हो रही है तो फिर M का वैल्यू ज्यादा होगा। अगर ये दूर चली गई या एक टेढ़ी हो गई, इसका कोई भी फ्लक्स उसमें से गुजर नहीं रहा, तो ऐसी हालत में M21 कम हो जाएगा। तो M एक मेजरमेंट है, M एक ऐसी क्वांटिटी है जो बताती है कि एक कॉइल का फ्लक्स दूसरी कॉइल में से जो गुजर रहा है वो अच्छा खासा है या एकदम कम है। सो दिस M इज ऑल्सो ए ज्योमेट्रिकल थिंग। उसी तरह से ये भी एक ज्योमेट्रिकल चीज है। और आप एक बात देख लें कि यहां से जो फ्लक्स गुजर रहा है, जो कॉमन फ्लक्स, ये अगर इधर भी सेम करंट और सेम रेट ऑफ चेंज होगा तो इसी प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि M21 बराबर M12 होता है। याद रखिएगा, इस दोनों को हम लोग 1M ही कहते हैं। दिस सिस्टम इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन, दिस फॉर्मूला, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी को प्रूव करने की आपको जरूरत नहीं है, जस्ट अपने मन के अंदर बना लें कि हाँ भाई, अगर इस कॉइल में करंट चेंज होने से उस कॉइल में EMF आता है, उस कॉइल में करंट चेंज से इस कॉइल में EMF आता है, तो M12 और M21 बराबर होगा। दोनों साइड से आप M ही लीजिएगा। तो किसी भी दो कॉइल के लिए कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन M होता है। अब बात को समझ गए होंगे। आइए हम लोग इस जगह पर और यूनिट वगैरह भी देख लें। इसकी यूनिट वही हेनरी है।
इसलिए अगर कोई पूछेगा कि भाई कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का डिफिनीशन क्या है या फॉर्मूला क्या है, तो आप कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स इज इक्वल टू फ्लक्स इन द टू ड्यू टू वन बाई करंट इन द वन, या फ्लक्स इन द वन ड्यू टू टू बाई करंट इन द टू। इसी को आप देख लेंगे और देख के उस हिसाब से डिफिनीशन दे देंगे। यूनिट हेनरी ही रहेगी, बट जनरली म्यूचुअल इंडक्शन का वैल्यू, कोफिशिएंट का वैल्यू सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट के वैल्यू से कम ही पाया जाता है, अगर हम लोग किसी अन्य तरीके से ज्यादा फ्लक्स को लिंक ना करें। एज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां पर एक कॉइल है, इस कॉइल में मैं कह रहा हूं कि L बराबर है 2 हेनरी, इसमें 10 एम्पियर की करंट है जो 2 एम्पियर पर सेकेंड से जा रही है, चेंज हो रही है। और इस कॉइल के बगल में एक और कॉइल मैंने बनाया है, ये कोई कांटेक्ट नहीं है, उधर है वो उधर है, कोई मतलब इससे नहीं है। इस कॉइल और इस कॉइल के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट है वो है 0.2 हेनरी। म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट मैंने कम जोड़ा हुआ है क्योंकि देखा आपने टेढ़ा है। तो क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले इस लूप में खुद की इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएं। बहुत आसान है, इसके चलते इसी में ईएमएफ होगा L di/dt। L आप देख रहे हैं 2 हेनरी और di/dt 2 एम्पियर पर सेकेंड, यानी 4 वोल्ट इसमें आएगा अपोज करता हुआ। इसमें क्या होगा, तो ये चूंकि दूसरी कॉइल है इसलिए यहां ईएमएफ का फॉर्मूला लिखेंगे M di/dt। di/dt इस कॉइल का लेंगे तो M का वैल्यू हुआ 0.2 हेनरी, di/dt यहां पे 2 एम्पियर पर सेकेंड यानी 0.4 वोल्ट आएगा इसमें भी। तो आप देख रहे हैं कि 4 वोल्ट इसमें आता है और 0.4 वोल्ट इसमें आता है। इस वोल्टेज की वजह से जो करंट बनती है वो इसके फ्लक्स के चेंज को अपोज करती है। ध्यान दीजिएगा, कॉइल्स आपस में बहुत इंटरेस्टिंग गेम करती हैं। अगर एक कॉइल और दूसरी कॉइल बगल बगल हैं तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे ही एक कॉइल में करंट चेंज होगी दूसरी कॉइल में ईएमएफ आएगा। ध्यान दीजिएगा, कॉइल्स डोंट रिएक्ट विथ वन अनदर अनलेस देयर इज सम चेंज। और ये बिल्कुल हमारे जीवन में भी लागू है। आप हैं, अगर आप किसी महानगर में रहते हैं, किसी बड़े शहर में रहते हैं, तो आपका आपके पड़ोसी के साथ सोशल कांटेक्ट नहीं है। मुझे उम्मीद है कि कई हफ्ते हो जाते हैं, कई महीने हो जाते हैं लोगों को अपने पड़ोसियों से बात किए हुए, तो कोई कांटेक्ट नहीं है। सामान्य जनजीवन में अपने पड़ोसी से बातचीत करने का कोई अब जरूरत नहीं रहा महानगरीय संस्कृति में। लेकिन अगर पड़ोसी के घर कोई घटना हो जाए, अगर कोई नई चीज हो जाए, शादी हो जाए, मौत हो जाए, कुछ अन्य चीजें हो जाए, तो इट्स अ चेंज। और जब चेंज हो जाता है तो हम लोग जाके रिएक्ट करते हैं कि हाँ भाई उसको देखिए, मातम पुरसी करें या जो भी सेलिब्रेशन करें। तो याद रखिए कि उसी प्रकार से एक कॉइल दूसरी कॉइल के लिए कोई फीलिंग नहीं रखती, लेकिन पहली कॉइल में अगर करंट चेंज हो जाए तब दूसरी कॉइल रिएक्ट करती है। देयरफॉर वन कॉइल रिएक्ट्स विद अनदर कॉइल व्हेन करंट चेंजेस। मैंने आपको पहले ही कहा था, करंट से अलग फेनोमेनन बनती है और चेंज इन द करंट से अलग फेनोमेनन बनती है। आइए हम लोग कुछ देखें एग्जांपल्स को फिर से कि क्या ये हमारे जीवन में बड़ा चेंज ला सकती है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एक करंट है, आपने देखा ये करंट है, यहाँ पे हम लोग बना देते हैं, एक बैटरी दे देते हैं। लीजिए आपने देखा कि एक रेसिस्टेंस यहाँ पे डाला हुआ है जस्ट फॉर सेक ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो यहाँ पे ये ईएमएफ है और यहाँ पे स्विच है और ये इस तार में करंट बहने वाली है। मैंने एक दूसरी कॉइल रखी है, दूर है, देखिए कोई कांटेक्ट नहीं है, वो उधर है, उससे क्या मतलब है, बीच में खाली जगह है, यानी करंट इसमें नहीं जाती है। लेकिन जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, ध्यान दीजिएगा, कॉइल 1 और कॉइल 2, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा यहां पे, तो आपको मालूम है क्या होगा, मैंने आपको पहले बताया था, स्विच ऑन करते ही करंट बढ़ती है, बहुत कम समय तक करंट बढ़ती है, एंड दिस करंट बिकम्स I max, तुरंत हो जाता है, कुछ मिली सेकेंड में हो जाता है। और एक बार जब करंट मैक्सिमम हो जाती है तब फिर करंट कांस्टेंट रहती है, वो रहती है बहुत देर तक। इसके बाद अचानक से हम स्विच ऑफ कर देते हैं। स्विच ऑफ करते ही करंट गायब थोड़ी होती है, करंट मैक्सिमम से 0 तक शिफ्ट होती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस कॉइल की करंट स्विच ऑन, स्विच ऑफ, और बीच में नॉर्मल है। बीच में स्विच ऑन है तो ऑन है,
स्विच ऑन करते समय ऐसे बढ़ती है, फिर नॉर्मली रहती है और ये फिर ऑफ करने पे होती है। अब ध्यान दीजिए कि जैसे ही ये करंट, यहां पे गौर कीजिएगा, करंट ऐसे जाएगी, इस करंट के चलते फ्लक्स वगैरह बनता होगा। तो इस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड का सिस्टम है उसके हिसाब से इधर कुछ इस प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड बनता होगा, गौर कीजिएगा। ठीक से देखिए, सॉरी ऐसा नहीं बनेगा, डॉट 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 बनेगा ऊपर की ओर, गौर कीजिएगा। ये करंट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। इस करंट की वजह से इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स बना हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने स्विच ऑन किया तो ये करंट बढ़ेगी, और करंट बढ़ेगी तो ये वाला फ्लक्स बढ़ेगा, और ये वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या ये कॉइल बर्दाश्त करेगा? नहीं। नियम है कि किसी भी कॉइल से फ्लक्स चेंज होगा तो वो उस फ्लक्स में होने वाले चेंज को अपोज करेगा। तो जब ये वाली लाइन बढ़ेगी तो ये कॉइल अपने इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से घुमाएगी कि उसका उल्टा फील्ड बने, यानी कॉइल इस तरह का फील्ड बनाना चाहेगी। इस तरह का फील्ड बनाने के लिए कॉइल को ऐसी करंट देनी चाहिए। तो ध्यान दीजिए, आप देखिए, जब ये करंट बढ़ी तो उसमें इंड्यूस्ड करंट इस डायरेक्शन में आई। ध्यान दीजिएगा, करंट इंक्रीजिंग होगी तो इसमें इंड्यूस्ड करंट ऐसी आएगी। क्यों? ताकि इस करंट की वजह से जो यहां फ्लक्स बढ़ रहा है उसको उल्टा फील्ड बना करके रोका जाए। और जैसे ही करंट यहां तक आएगी, यहां तक आने के बाद जब करंट कांस्टेंट हो जाएगी तो कुछ नहीं होगा इसमें, तो फिर ये वाली करंट गायब हो जाएगी। ये मोमेंटरी करंट है, ये करंट कांस्टेंट है तो इसमें अब कोई करंट नहीं है। अगर कांस्टेंट करंट है तो इसमें बगल में कोई करंट नहीं। इसके बाद जैसे आप स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करने के बाद ये करंट घटेगी, ये करंट घटेगी तो ये वाला फील्ड घटेगा, ये वाला फील्ड घटेगा तो ये वाला फ्लक्स घटेगा। घटते हुए फ्लक्स को रोकना है, यानी घटते हुए फ्लक्स के जैसा ही फ्लक्स बनाइए, यानी कि आप करंट को ऐसा कर दीजिए। इसलिए याद रखिए, जब ये करंट घटेगी तो फिर इसमें इस तरह की करंट इंड्यूस होगी। और ये वाली जो करंट है ये तभी तक होगी जब तक करंट स्विच ऑन स्विच ऑफ के दौरान, तो कुछ मिली सेकेंड का जो रखा है उस मिली सेकेंड के दौरान जब करंट चेंज होती है तभी वो रिएक्ट करेगा, बाकी टाइम नहीं रहेगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेनन सामान्यतः डीसी सर्किट में सिर्फ स्विच ऑन स्विच ऑफ तक सीमित है। स्विच ऑन करने के दौरान करंट बढ़ी, रिएक्शन हुआ, स्विच ऑफ के बाद करंट बढ़ी, रिएक्शन हुआ। नॉर्मली करंट कांस्टेंट रहती है तो ऐसे में ये कोई रिएक्शन नहीं देता। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट जो होती है वो हमेशा चेंज होती रहती है। तो याद रखिएगा, आपके इस घर के अंदर में जो एसी बह रही है वो लगातार चेंज हो रही है। अगर इसमें एसी डाल दें, एसी वाली करंट इसमें भर दें, तो इस करंट की वजह से ये लगातार चेंज करेगा और इसके चलते ये जो ईएमएफ है वो लगातार बनी रहेगी। इसमें करंट होती रहेगी और इसमें भी करंट होती रहेगी, हालांकि दोनों के बीच कोई कांटेक्ट नहीं है। तो म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल्स को रिलेट करता है। एक कॉइल के अंदर करंट के चेंज पे दूसरी कॉइल के रिएक्शन के बारे में बोलता है। ये डीसी करंट्स में नहीं पाया जाता है, ये एसी करंट्स में ज्यादा प्रोमिनेंट है। हमारी सभी एसी डिवाइसेस में ये म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेनन होता है। आप समझ गए होंगे किस तरह से करंट में होने वाला चेंज दूसरी कॉइल को प्रॉम्प्ट करता है। उसी तरह से कई बार बोर्ड्स में भी इस तरह के सवाल आ जाते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ डायरेक्शन पे गौर कीजिएगा। एक करंट, एक कॉइल, मान लीजिए यहां पे इस तरह की एक कॉइल है और इसके बगल में इस प्रकार की एक कॉइल है। इस कॉइल में ये वाला करंट इंक्रीजिंग है, गौर कीजिएगा, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग होगा तो क्या होगा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड बना है ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग है, तो इसके चलते फ्लक्स इंक्रीजिंग है। तो यानी कि यहां पर फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इस इंक्रीज इन द फ्लक्स की वजह से यहां पर एक ईएमएफ आएगा और वो ईएमएफ जाहिर है कि इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए आएगा, इसलिए यहां पे इंड्यूस्ड करंट इसके उल्टे डायरेक्शन में आएगी। बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, देखिए खाली बगल में रखा हुआ है। तो बगल में रखने की वजह से इतनी सारी करंट आ रही है। और अगर ये करंट कांस्टेंट हो जाएगी तो फिर यहां कुछ नहीं आएगा। अगर ये करंट डिक्रीज होती, मान लीजिए मैं ऐसा बनाता कि ये करंट डिक्रीज हो रही है, तो फिर यहां जो बनता, चूंकि ये डिक्रीजिंग है इसलिए ये वाला जो फ्लक्स है
ये भी डिक्रीजिंग है, और जब डिक्रीज करेगा फ्लक्स तो इसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी, इसलिए करंट इंड्यूस्ड इसी डायरेक्शन में आएगी, जैसा इस डायरेक्शन में। तो इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि एक करंट का फ्लक्स एक लूप का फ्लक्स दूसरी लूप में किस प्रकार से गया हुआ है। और गौर कीजिएगा यहां पे ये करंट डिक्रीजिंग है। अब मान लीजिए मैंने इस तरह से किया हुआ है, मैं एक इस तरह का एक ऐसा है, मान लीजिए मैंने इस तरह का डिवाइस बनाया, ये करंट ऐसी है और ये इधर से जा रही है, तो उल्टा हो गया, थोड़ा सा रुक जाइए। अब देखिए ये करंट ऐसी है और इसमें करंट इधर से है, गौर कीजिएगा। तो यानी कि इस करंट का जो फ्लक्स है इधर की ओर, तो इस करंट में फ्लक्स इधर की ओर है, गौर कीजिएगा, गड़बड़ हो गया है। मतलब मेरे अंदर जो फ्लक्स जा रहा है वो आपके यहां उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस करंट की वजह से, अब यहां पे ऐसा नहीं है, इस करंट की वजह से ये बढ़ेगा, तो इसकी वजह से ये बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो इसको अपोज करने के लिए यहां पर एक करंट आएगी, परंतु वो करंट तो इसके सपोर्ट में होगी। इसलिए याद रखिएगा कि ये जो म्यूचुअल इंडक्शन का जो प्रोसेस है, जो ईएमएफ का डायरेक्शन है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि एक कॉइल की फ्लक्स दूसरी कॉइल में किस प्रकार से लिंक है। अगर दोनों में फ्लक्स का सेम डायरेक्शन है, गौर कीजिएगा, अगर दोनों में फ्लक्स का सेम डायरेक्शन है तो दोनों में सेल्फ इंडक्शन का और म्यूचुअल इंडक्शन का जो ईएमएफ होगा उसका डायरेक्शन भी सेम होगा। अगर दोनों में फ्लक्स का उल्टा डायरेक्शन जा रहा है तो दोनों का एल और एम जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है सेल्फ इंड्यूस्ड और म्यूचुअल इंड्यूस्ड, दोनों के डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा। इस पे एक बार और चिंतन मनन कर लीजिएगा। हर बार जरूरी नहीं है कि इसका फ्लक्स इसके चेंज इन द ईएमएफ को अपोज ही करे, कभी कभी वो सपोर्ट भी कर सकता है क्योंकि वो उल्टे डायरेक्शन में। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्शन के फेनोमेनन को समझा। जब एक कॉइल के अंदर करंट चेंज हो तो दूसरी कॉइल के अंदर उसका फ्लक्स गुजरता है और दूसरी कॉइल के अंदर भी ईएमएफ पैदा हो जाता है, और वो ईएमएफ उस पहली वाली कॉइल के चेंज इन द फ्लक्स को अपोज करने की कोशिश करता है। इस फेनोमेनन को हम लोग म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन का वैल्यू, जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है एम है, उसका वैल्यू क्या होगा? मैंने आपको पहले ही बताया है कि एम का वैल्यू डिपेंड करता है कॉइलों के स्ट्रक्चर पे, बीच में क्या भरा है, कितनी दूर है, कैसे ओरिएंटेशन है, वगैरह वगैरह तरीकों पे डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए कि दो कॉइल्स इस प्रकार की हैं, तो इसमें से फ्लक्स काफी ज्यादा लिंक होगा, तो इन दोनों के बीच में एम का वैल्यू हाई होगा। मान लीजिए ऐसा करने के बाद आपने जो है ऐसा कर दिया, अब एकदम भीतर में ही है, तब तो इसमें बहुत ज्यादा फ्लक्स लिंक हो गया है, इसका करीब करीब सारा फ्लक्स इसके अंदर लिंक है, तो एम का वैल्यू और भी ज्यादा हाई होगा। और मान लीजिए कॉइल्स को आपने इस तरह से कर दिया है कि इसमें से जो लाइन गुजरती है इसमें से गुजरती ही नहीं है, तो ऐसी हालत में एम का वैल्यू बहुत कम हो जाएगा। तो कुल मिला के उनकी डिस्टेंस, उनका ओरिएंटेशन, किस तरह से उनके मीडियम्स बने हुए हैं, बहुत तरह का चीज है। ये एक ज्योमेट्रिकल फैक्टर है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से इसको किया जा सकता है, इस पर बहुत ज्यादा थियरी बघाड़ने की जरूरत नहीं है। तो जो लेसन है, उस लेसन का जो अगला हिस्सा है वो ये है कि हम लोग कुछ पॉपुलर सिस्टम्स के कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन निकालें। जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहेगा कि यहाँ पे एक करंट आई है और यहाँ पर एक आई करंट है, और इसके ठीक बगल में यहाँ पे मान लीजिए कि y डिस्टेंस पर l लेंथ का एक स्क्वायर है। ठीक से देखिए, क्या इन दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्शन होता होगा? होता होगा, क्योंकि इस करंट की वजह से इसमें फ्लक्स आता है कि नहीं? इस करंट में यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आता है, इस करंट की वजह से इस पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड आता है, और अगर आप इस करंट को चेंज करेंगे तो फिर ये वाला फ्लक्स चेंज होगा, और इसके चेंज होने से इसके अंदर ईएमएफ आएगी, तो इसके करंट चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ आ रही है। इसी फेनोमेनन को तो म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो आप म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट बताइए दोनों के बीच, तो कोई दिक्कत नहीं है। म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट बनाना बेहद आसान है। सेल्फ इंडक्शन में आपने क्या किया था? करंट लिया था,
करंट के वजह से सेम कॉइल में फ्लक्स निकाला था, फ्लक्स बाई करंट कर दिया था। इसमें है कि करंट आप एक कॉइल में लीजिए और फ्लक्स दूसरी कॉइल में निकालिए और वो फ्लक्स बटे ये करंट कर दीजिए। एज फॉर एग्जांपल करंट आपने यहां लिया, इसका फ्लक्स यहां निकालना है, तो फ्लक्स कैसे निकलेगा? एक्स डिस्टेंस पर गए, यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट चुन लिया, तो सबसे पहले यहां पे इसका फील्ड लिखिए। फील्ड का वैल्यू होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स। फील्ड लिखा, उस फील्ड में इस एरिया से गुना कीजिएगा तो छोटा सा फाई मिलेगा, छोटा सा फाई फ्लक्स होगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एक्स इंटू एल डी एक्स। ये छोटा सा फ्लक्स है। इसी को जब आप इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां तक, y से लेके l प्लस वाई तक, तो आपको पूरा फ्लक्स मिल जाएगा। फाई बराबर होगा म्यू 0 आई एल बाई 2 पाई, ये dx बाई एक्स का ln x होगा, तो ln l प्लस वाई बाई ln y। ये इस तरह से हो गया फ्लक्स का वैल्यू। फ्लक्स निकला ना, इसमें फ्लक्स निकला तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा इस फ्लक्स बाई दिस करंट। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के फॉर्मूले में से आई हटा दीजिए, म्यू नॉट एल बाई 2 पाई ln l प्लस वाई बाई वाई। इन दोनों के बीच का ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बन गया। अब कोई पूछेगा कि भैया अगर ये आई चेंज हो रहा है बाई डी आई बाई डी टी, कोई वैल्यू दे देंगे तो इसमें कितना ईएमएफ आएगा? तो इसमें आने वाला ईएमएफ आएगा ये वाला म्यूचुअल इंडक्शन इंटू डी आई बाई डी टी। एम यहां से पुट कर दीजिए और ये डी आई बाई डी टी यहां से पुट कर दीजिए, आपको इसके चलते यहां पर ईएमएफ मिल जाएगा। तो जस्ट वो पहले भी आप कर चुके हैं, आपको याद होगा मैंने इसमें कैलकुलेट किया था ईएमएफ। वो ईएमएफ को ही रिप्रेजेंट करने का ये एक तरीका है, ये कोई नया हम लोग काम नहीं करने जा रहे, ये वही पुरानी चीज है, इसलिए मैंने पुराना एग्जांपल लिया है। इसमें करंट चेंज होगी तो इसमें ईएमएफ कैसे निकलेगा? दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट निकाल के रख लीजिए। म्यूचुअल इंडक्शन कोएफिशिएंट निकल गया तब कोई दिक्कत नहीं है। m इंटू डी आई बाई डी टी कीजिएगा तो इसमें ईएमएफ निकलेगा और इसका डी आई बाई डी टी लीजिएगा तो इसमें ईएमएफ निकलेगा। ये बहुत बड़ा लूप है, होगा लेकिन जो भी ईएमएफ होगा वो दोनों साइड से बराबर ही होता है। दोनों साइड से आप उस m के वैल्यू को यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे इन चीजों को। एक कॉइल होगी और दूसरी कॉइल होगी, दोनों आपस में लिंक होंगे, सौतेले भाई होंगे। आइए हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। हर एग्जांपल पॉपुलर है। एक लूप है जो रेडियस r की है और इसके सेंटर पे एक और छोटी लूप जो रेडियस r की है। एक बड़ी लूप है, एक छोटी लूप है, इसके अंदर है, दोनों लूपें हैं, दोनों कॉइल्स हैं। तो आप इन दोनों के बीच m बताइए। बहुत अच्छा, कोई खास तो परेशानी नहीं है। आप किसी भी कॉइल में करंट ले लीजिए। अच्छा, दूसरी बात, हो सकता है कि आप फंस जाएं। जैसे इस कॉइल में अगर आपने करंट ले लिया तो इस कॉइल से फ्लक्स निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। याद रखिए कि अगर इस कॉइल में करंट लें और इसके थ्रू फ्लक्स निकालें या फिर इस कॉइल में करंट लें और इसके थ्रू फ्लक्स निकालें, दोनों बातें सेम है। मैथमेटिकली एक रास्ता डिफिकल्ट होता है, दूसरा रास्ता आसान होता है। तो कभी कभी आप फंस जाएंगे तो आप दूसरे में करंट ले लीजिएगा, इसी को दूसरे तरीके से कीजिएगा, काम हो जाएगा। जैसे इस वाले केस में अगर करंट हम अंदर ले लें तो बाहर वाले के थ्रू फ्लक्स निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि इस करंट की वजह से इस सब लोकेशन पे फील्ड का वैल्यू आपको पता नहीं है, कैसे फ्लक्स निकालेंगे। लेकिन अगर बाहर वाले में करंट ले लें तब आसान है। अगर बाहर वाले में हम करंट ले लें तो व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर? फील्ड होगा म्यू नॉट आई बाई 2r, होगा ना। अगर बाहर वाले में करंट ले लें तो फील्ड एट द सेंटर हो गया दिस, एट सेंटर। अब ध्यान दीजिए, सेंटर का फील्ड है ये, फील्ड एट द सेंटर है, सब जगह नहीं। अगर ये क्वाइल बेहद छोटी हो, इफ r इज स्मॉल, अगर छोटी क्वाइल हो और सेंटर पे रखी हो, तब आप मान सकते हैं कि यही फील्ड इसके अंदर सब जगह पे होगा। अगर ये नहीं है तो फिर आप नहीं बना सकते। अगर छोटी क्वाइल हो और सेंटर पे रखी हो तो ये वाला फील्ड आप अंदर वाली क्वाइल में पूरा डिस्ट्रीब्यूट मान सकते हैं। तो फ्लक्स होगा म्यू नॉट आई बाई 2r इंटू छोटकी क्वाइल का एरिया, कितना होगा? पाई r स्क्वायर।
फ्लक्स बन गया, इसके चलते इसमें फ्लक्स बन गया। अब m का वैल्यू बहुत आसान है, इसमें से i हटा दीजिएगा, i से भाग लगा दीजिएगा, म्यू नॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2r इज द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन बोथ। अब ये दोनों ओर से चालू हो गया। जैसे इसमें मान लीजिए करंट देंगे 2 एम्पियर पर सेकेंड, करंट में चेंज होगी तो इसमें ईएमएफ कितना आएगा? बहुत आसान है, इसका ईएमएफ होगा इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट गुना रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ऑफ दिस। म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू इधर से भरिए और एक कॉइल में होने वाली करंट चेंज की वजह से दूसरी कॉइल में ईएमएफ निकालिए। इस तरह से काम होता है। हम लोग एक और पॉपुलर एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए भी जरूरी है, क्योंकि भाई एक बार जब ये क्लास बन जाएगा तो फिर उसमें चेंज करने की गुंजाइश होती नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहता कि थियरी पार्ट या जो चीजें समझनी है, जो एज ए टीचर आपको क्लास में मुझे बतानी है, उनमें से किसी टॉपिक को मैं छोड़ना नहीं चाहता। इसलिए आप उसको भी पढ़ लें और फिर धीरे से इस चैप्टर को हम लोग बंद कर देंगे। मान लीजिए एक सोलेनॉइड है, थोड़ा लंबा चौड़ा है, आइडियल सोलेनॉइड है यानी कि थिन है। मैं आपको बड़ा दिखा रहा हूं। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n1 है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो a1 है, इसका जो लेंथ है वो L1 है। ये सब कुछ हमने मेजर कर लिया। उसके अंदर कोएक्सियली सेम एक्सिस में एक और सोलेनॉइड भरा है, इसका नंबर ऑफ टर्न्स n2 है, एरिया a2 है, लेंथ L ही है। इसमें क्या करना है, दोनों का लेंथ सेम रख देते हैं। तो क्या एक में करंट चेंज करेंगे तो दूसरी से फ्लक्स चेंज होगा? बिल्कुल। तो ऐसे में इन दोनों कॉइलों का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बताएं। यही सबसे पॉपुलर केस है, प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा फिजिबल यही केस है। तो मान लीजिए हमने करंट बाहर वाली सोलेनॉइड में दिया, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर में सब जगह पे बनेगा। गौर कीजिएगा, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और वो होगा म्यू नॉट n1 बाई एल आई। ये मैग्नेटिक फील्ड बना, सॉरी यस मैग्नेटिक फील्ड बन गया। ये मैग्नेटिक फील्ड इस बड़ी वाली कॉइल से गुजर रहा है, लेकिन क्या ये छोटी वाली कॉइल से भी गुजर रहा है? हाँ, इस छोटी वाली कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है कि नहीं? क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इस छोटी कॉइल के हर टर्न से गुजर रहा है? हाँ। तो लिखेंगे फ्लक्स बाय वन टर्न, एक टर्न से, किसमें? इन स्मॉलर कॉइल, छोटी वाली में कितना फ्लक्स होगा? एक टर्न से। तो एक टर्न का एरिया इसमें A2 लेंगे, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें हम A2 से गुना कर देंगे। एक टर्न से फ्लक्स निकल गया। एरिया तो हम छोटी वाली कॉइल का ही चुनेंगे क्योंकि हमें छोटी वाली कॉइल से फ्लक्स चाहिए। ये एक टर्न का हुआ। सो टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो इसमें एक बार n2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि n2 टर्न्स है, तो म्यू नॉट n1 n2 i a2 बाई l। आप देख सकते हैं यहां पे। तो इसमें गौर कीजिए कि हमारे यहां दो क्वांटिटीज आ गई, n1 n2, और ये फाई टोटल है। और आपसे कोई कहेगा कि म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट बताइए, तो आप इसमें से फाई हटा दीजिएगा, i से भाग लगाना है तो i हट जाएगा, बनेगा म्यू नॉट n1 n2 a2 बाई l। ध्यान दीजिएगा, ये एरिया किसका लिया गया है? स्मॉलर वाले का। अगर इसमें भी करंट देंगे और उसके थ्रू निकालेंगे तो भी आपको स्मॉल एरिया ही मिलेगा, क्योंकि इस वाली करंट का फ्लक्स सिर्फ इसी में बनेगा, बाहर में फ्लक्स बनेगा ही नहीं। आपको मैंने पहले बताया है कि सोलेनॉइड के बाहर फील्ड नहीं बनाना है, तो इसका करंट में फ्लक्स इसी में बना है, इसलिए जब बाहर वाले के थ्रू भी फ्लक्स निकालेंगे तो एरिया इतना ही काउंट करना है, इसलिए अंदर वाले का ही एरिया एक्सप्रेशन में रहता है। n1 और n2 को आप बदल सकते हैं n1l और n2l में, तो एक एक l कटेगा, m का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट n1 n2 a2l। ध्यान दीजिएगा, a2l वॉल्यूम भी हो सकता है, म्यू नॉट n1 n2 a2l। तो ये दोनों कॉइलों के बीच का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है। मान लीजिए कोई आपसे कहेगा कि अच्छा सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन वाला जो मामला है, इसमें तो दोनों कॉइल्स हैं, दोनों कॉइलों का जरा सेल्फ इंडक्शन लिख देते हैं हम लोग। म्यू नॉट n
N1 स्क्वायर A1L, ध्यान दीजिएगा, और L2 बराबर हो जाएगा म्यू नॉट N2 स्क्वायर A2L। गौर कीजिएगा, अगर आप L1 L2 को गुणा कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, अगर L1 L2 को गुणा कीजिएगा तो इसके मुकाबले ये वाला हमेशा कम ही निकलेगा। कहने का मतलब है, आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, क्योंकि अब मैंने डिस्कशन निकाल दिया है तो आइए डिस्कस कर ही लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे एक कॉइल है और एक दूसरी कॉइल भी एकदम एग्जैक्टली उसी में फंसी हुई है, दोनों उसी में है, 100% फ्लक्स लिंक है यहाँ पे। तो यहाँ पे L1 का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट N1 स्क्वायर AL और L2 का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट N2 स्क्वायर AL। दोनों एकदम लिंक है, पूरी तरह से लिंक है, दोनों का एरिया भी सेम है। और M का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट N1 N2 AL। आप ठीक से देख लीजिए, N1 N2, और तो आप इसको देख लीजिए कि अगर L1 L2 को गुणा करके रूट करेंगे तो M आएगा कि नहीं, एकदम आएगा। L1 L2 को गुणा करेंगे और रूट करेंगे, L1 L2 को गुणा करके रूट करेंगे तो इन दोनों का गुणा करके रूट करेंगे तो आएगा। N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर का रूट करेंगे तो आएगा, इस दोनों को गुणा करके रूट करेंगे तो आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि दो कॉइल्स के अंदर अगर मैक्सिमम फ्लक्स लिंक्ड हो तो उन दोनों का L1 L2 के प्रोडक्ट का रूट M के बराबर होता है। लेकिन अगर मैक्सिमम फ्लक्स लिंक्ड ना हो तब क्या होगा? तो ऐसी हालत में ये बराबर नहीं होता है, और ऐसी हालत में यहां पर एक ज्योमेट्रिकल फैक्टर आएगा K, कोई भी फैक्टर होगा K जो सामान्यतः 1 से कम ही रहता है, L1 L2, ये फॉर्मूला वैलिड होगा। तो इस तरह से दो कॉइल्स का L1 L2 से हम लोग M को जोड़ सकते हैं, और मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज अगर है, जो कि जनरली होता है, जो प्रैक्टिकली हम लोग कोशिश करते हैं पूरे का पूरा फ्लक्स लिंक करने के लिए, मैक्सिमम लिंकेज में आप M बराबर L1 L2 लिख सकते हैं। मतलब दो कॉइल्स का अगर L1 L2 दिया होगा तो उन दोनों का म्यूचुअल इंडक्शन भी बता सकते हैं, बशर्ते कि पूरे का पूरा फ्लक्स लिंक हो जाए। उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। बेहद सिंपल है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, याद रखिएगा इस चीज को। अगर दोनों कॉइल्स एकदम ऐसी हैं तो दोनों में ए रहेगा, म्यूचुअल इंडक्शन वाले में भी ए ही रहेगा। लेकिन अगर दोनों कॉइल्स लूजली वुंड हैं, लूजली मतलब इन दोनों के बीच में स्पेस पड़ा हुआ है, तब हमेशा म्यूचुअल इंडक्शन वाले में छोटे वाले का एरिया आपको लेना है, बड़े वाले का एरिया नहीं लेना है। जब भी कभी एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे तो इस बात पे ध्यान देंगे कि वो एक्सप्रेशन आपसे कुछ कहता है, हमेशा तुलना करके देखिए, उसमें कुछ वैल्यूज पुट करके देखिए, थोड़ा सोचिए, ठहरिए, तब आपको वो फॉर्मूले अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। अच्छा, तो ये बहुत सिंपल सी बातें थी जो कि हो गई। अब मामूली चीजें एक दो बची हुई हैं जिसको हम लोग डील कर लेते हैं। दो इंडक्टर्स अगर हैं तो उनको कैसे कंबाइन करेंगे? तो मान लीजिए कि यहाँ पे एक इंडक्टर है और ये एक इंडक्टर है, ये दोनों इंडक्टर हैं। इन दोनों को कैसे कंबाइन करना है? ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के डेरिवेशंस हो सकते हैं, परंतु हम लोग डेरिवेशन नहीं करेंगे। वो डेरिवेशन करेंगे तो एक और झूठ मूठ का क्लास चला जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रेसिस्टेंस जैसी चीजें होती हैं, इसमें भी वोल्टेज आता है, इसमें भी वोल्टेज आता है। रेसिस्टेंस में क्या होता है कि दोनों का वोल्टेज सेम डायरेक्शन में जाता है, इसलिए वो हमेशा ऐड ही हुआ करते हैं। इस वाले केस में भी चूंकि इसका L और इसका L, दोनों L आपस में एक ही जैसी करंट के डायरेक्शन से रिलेट हो रहे हैं, इसलिए आप लिख सकते हैं L बराबर L1 प्लस L2। जब इनके बीच फ्लक्स लिंक नहीं है, मतलब एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, अगर डिस्टर्ब कर रहे, अगर फ्लक्स लिंक है तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, फ्लक्स लिंक होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट बन जाएगा। म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशिएंट अगर बन जाता है तब फिर क्वेश्चन उठता है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन सपोर्टिंग है या अपोजिंग है। तो फ्लक्स लिंक होगा तो दो केस बनेगा, या तो सपोर्टिंग M होगा, यानी इस प्रकार का केस, ये वाला केस में होगा L बराबर L1 प्लस L2 प्लस M, फ्लक्स लिंक, सपोर्टिंग फ्लक्स, इस वाले केस में सपोर्टिंग होगा। और अगर अपोजिंग होगा, दोनों में डायरेक्शन ऑफ द करंट उलट जाए जैसे कि आपको बताया था, तो L बराबर होगा L1 प्लस L2 माइनस M।
2m होगा। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा इशू नहीं लेना इस पे। तो फ्लक्स लिंक अगर हुआ तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। देख लीजिए, अगर इस दोनों फार्मूले को अगर फ्लक्स लिंक नहीं है तो ये m0 हो जाएगा, तो ये फार्मूला वही वाला फार्मूला हो जाता है। इसको आप सीधे सीधे यूज कर लीजिए, इसके डेरिवेशंस में बहुत कुछ रखा हुआ नहीं है, वो एक लॉजिकल डेरिवेशन है, उसमें भी उसको सिर्फ याद रखिए आप, सिंपल है क्योंकि ये रेसिस्टेंस जैसा चल रहा है। मान लीजिए दो कॉइल्स आपस में पैरेलल कनेक्ट हैं तो क्या होगा? तो जब ये सीरीज वाला इस तरह से हो गया तो पैरेलल वाला भी L1 L2 बाई L1 प्लस L2 होगा, ये होगा। अगर फ्लक्स लिंक नहीं है तो, एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं तो, और अगर लिंक कर रहे हैं तो फॉर्मूला आएगा L1 L2 माइनस m स्क्वायर बाई L1 प्लस L2 माइनस 2m इफ फ्लक्स लिंक्ड प्लस 2m। अब इसमें m का वैल्यू अगर आप 0 कर लीजिएगा तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो कहने का मतलब है जस्ट 1 मिनट का एक हमने डिस्कशन लिया जिसपे दो कॉइल्स को अगर आप जोड़ेंगे तो उनका इंडक्टेंस भी जुड़ जाता है। परंतु इंडक्टेंस जोड़ने से पहले ये देखना पड़ता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या होता है। सो ये दोनों L है, अलग अलग इन दोनों की ज्योमेट्री पे डिपेंड करते हैं, लेकिन जो M है वो इन दोनों के ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। M जो है इन दोनों के एक डायरेक्शन का भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन का भी हो सकता है, इस बात पर गौर कीजिएगा। ऑल दिस डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री, जिसको आपको बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पिछले 6 क्लास से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, राइट फ्रॉम द बेसिक्स, कहाँ से शुरुआत होती है, किस तरह से मूविंग मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। उसके बाद हम लोगों ने मोशनल ईएमएफ को पढ़ा था, मोशनल ईएमएफ से हम लोग रोटेशनल ईएमएफ पे आए थे, एनर्जी कंजर्वेशन किया था, लेंज रूल पढ़ा था, फैराडेज लॉ पढ़ा था, और फैराडेज लॉ के कई एप्लीकेशंस, कई प्रकार से फ्लक्स को चेंज करके हम लोगों ने ईएमएफ निकालने सीखा था। और जब वो सब कुछ हो गया तो एक दिन हम लोगों ने प्योर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिस्कशन किया था, जिसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने सोल्व किया था। और बाद में एक क्लास सेल्फ इंडक्शन, एक क्लास म्यूचुअल इंडक्शन। मेरे ख्याल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक बेसिक आइडिया हमने आपको दे दिया है। अगले क्लासेस जो यहाँ पे मैं अपलोड करूँगा वो एसी के बारे में होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और एसी, इसको हम लोग एक ही बड़ा चैप्टर मानते हैं, और ये बहुत ही कंसेप्चुअल, बहुत ही आसान, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे ना तो मेरी गारंटी है कि फिजिक्स आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको सवाल बनाने में, कंसेप्ट को समझने में, सवालों के ऊपर सोचने में बहुत ही मजा आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। अगले क्लास तक हम लोग एक दूसरे से विदा लेंगे। थैंक यू।